मैं बहुत पतली थी, इसलिए मेरे बगल वाले अंकल ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने गांव से ऐसी शरबत ला कर दूंगा जिसे पीने के कुछ दिनों बाद तुम मोटी हो जाओगी। मैंने कुछ दिनों तक उस शरबत को पिया तो वह खत्म हो गई। मैंने अंकल से कहा, वो सारा शरबत मैंने पी लिया, आप मुझे और ला कर दे। तो वो कहने लगे, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा, वहाँ तुम्हारा जितना मन करे उतना शरबत पी लेना। मैं मोटी होने के चक्कर में उनके साथ गांव चली गई और एक दिन अंकल ने शरबत के बदले जो मुझसे कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बदकिस्मती से मैंने एक ऐसी जगह जन्म लिया था जहाँ लोग एक दूसरे के हालात से पुकारते थे। बुरे शब्द आपने भी सुने होंगे, लेकिन जिस किसी पर गुजरती है इन शब्दों की हकीकत सिर्फ वही जानते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं जहाँ भी जाती लोग मुझे ताना देते रहते, हर कोई मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मेरे शरीर से कमजोर होने के कारण लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। लोग मेरी अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों को पकड़ लेते थे। मैं अपने शरीर को लेकर बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से बगल वाले अंकल ने मुझे बताया कि उनके पास एक ऐसा शरबत है जिसे कुछ महीने तक पीने के बाद मैं मोटी हो जाऊंगी, यह सुनकर मैं बहुत खुश थी। मैं इस कदर लोगों की सताई हुई थी कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे अंकल का दिया हुआ शरबत पीने लगी। और जब मुझे शरबत की हकीकत के बारे में पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी कमजोरी के कारण लोगों के सामने जाने से कतराने लगी थी। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरा मजाक बनाते रहते थे। मैं हर जगह अपने वजूद को लेकर शर्मिंदगी महसूस करती थी। जहाँ भी जाती तो एक कोना पकड़कर बैठ जाती, कहीं मुझे कोई देखकर मेरा मजाक न उड़ा दे। मेरी माँ ने मुझे हर तरह की चीज खिलाई ताकि मैं मोटी हो जाऊं, लेकिन किसी भी टोटके से मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। मैं जब भी खाना कम खाती तो मेरी माँ मुझे डांट कर और खिला देती थी ताकि मैं मोटी हो सकूं। मेरी माँ बहुत सख्त मिजाज की औरत थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस घर आई तो मेरा हाल ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने घर आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि कॉलेज में सब लोग मुझे अजीब अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और साथ ही कुछ लोग मेरा मजाक बना रहे थे। कॉलेज में पहले दिन से ही मेरा मजाक बन गया था। वैसे भी नए नए लोगों के सामने पहली बार जाने में परेशानी होती है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरा दिल बहलाने के लिए यह सब कह रही है। माँ ने मुझे जिम भेजना शुरू कर दिया। मैं हर रोज अपनी सेहत बनाने के लिए जिम जाने लगी। बगल वाले अंकल अक्सर ही मुझे जाते हुए देख लेते थे। मैंने उन पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत बनाने के पीछे पड़ी थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि अगर मेरी शादी होगी तो मैं दुल्हन के जोड़े में कैसी लगूंगी। ये सोचकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगता था। एक बार मेरे मामा के घर उनके बेटे की शादी थी, इसलिए मामा ने हम सबको शादी से कुछ दिन पहले ही आने के लिए बोल दिया था। सब लोग जाने की तैयारी में जुट गए, मगर मैंने माँ से साफ इनकार कर दिया और कहा मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मेरी इस बात को सुनकर माँ हैरान सी रह गई और कहने लगी, हम तुम्हें इस तरह घर में अकेली छोड़कर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे बाबा तो ऑफिस के किसी काम से दूसरे शहर में ही रहते थे। माँ ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकती। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं वहाँ जाकर उन लोगों के सामने जलील नहीं हो सकती। खासकर मामा तो मुझे देखकर यही बात कहेंगे, कुछ खा भी लिया करो ताकि तुम मोटी हो जाओ। माँ को भी मालूम था कि मामा मुझे देखकर यह बात तो जरूर कहेंगे, इसलिए माँ मेरी बातों को सुनकर कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, शादी में मत जाना, लेकिन तुम्हारी बगल वाली आंटी तुम्हारे पास ही रहेगी। क्योंकि माँ को आंटी पर भरोसा था, मैं इस बात को सुनकर फौरन मान गई। मेरी माँ बहनों को साथ लेकर शादी में चली गई और घर में मैं और आंटी ही रह गई। माँ के जाने के बाद जब मैं अगले दिन जिम करने गई तो अंकल कहने लगे, बेटी अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ अंकल कहिए। लेकिन अंकल ने जो मुझे बताया वह सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। वह मुझसे कहने लगे कि उनके गाँव में एक ऐसा शरबत मिलता है जिसे पीकर पतले से पतला आदमी मोटा हो जाता है। सिर्फ कुछ दिनों तक वह शरबत पीने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैंने अंकल से कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुरंत वो शराब ला कर दे दे। अंकल कहने लगे, मेरे पास कुछ दिनों तक पीने के लिए है, वो तुम्हें दे देता हूँ। अंकल ने कहा, मुझे काम से फुर्सत मिलते ही वो शरबत ला दूंगा। मैं जिम से वापस घर आई तो आंटी रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मैंने कहा, आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे वापस गाँव जाना पड़ेगा, मेरे बेटे की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अकेली यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा, मुझे आपकी मम्मी से बात कराओ, मैं उनको बोल दूंगी कि मुझे वापस गांव जाना होगा, आप आने का इंतजाम कर ले।
मैं जल्दी से फोन लाने कमरे में गई। तभी मुझे ख्याल आया कि माँ को वापस बुलाने से अच्छा है मैं अकेली घर में रह लूंगी। अगर माँ शादी से वापस आ गई तो मुझे वो शरबत नहीं पीने देगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से वापस आई और आंटी से कहने लगी, माँ कह रही है आप अपने गांव वापस चली जाए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मेरे इस झूठ को सच मानकर आंटी वापस अपने गांव चली गई और शाम तक वो अंकल भी शरबत लेकर आ गया था। मैंने जल्दी से उनके हाथ से शरबत लिया और तुरंत ही उसे खड़े खड़े पी लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा था। शरबत पीने के कुछ ही देर बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गहरी नींद आने लगी हो। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद में चली गई। मैं घर पर अकेली थी, इसलिए मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। कुछ दिनों तक उस शरबत को पीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं इस शरबत के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे उस शरबत को पीते एक हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए मेरे पास शरबत खत्म हो गई थी। शाम को जब अंकल मिले तो मैंने उससे कहा, मुझे और शरबत ला कर दो। मेरे शरीर में अभी तक कोई असर नहीं हुआ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह शरबत मेरी जिंदगी की जरूरत बन गई हो। वो अंकल मुझसे कहने लगे, तुम्हें और शरबत चाहिए तो मेरे साथ गाँव चलना होगा। मेरे गांव में एक दोस्त भी इस तरह की शरबत बनाता है, इसलिए अब वो मुझे अपने लिए और शरबत नहीं देगा। अगर तुम मेरे साथ उसके पास चलोगी तो वो शरबत उससे कहकर तुम्हें दिलवा दूंगा, वरना तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए इंतजार करना होगा। मेरे लिए तो उसके बगैर एक पल के लिए भी रहना मुश्किल हो रहा था और अंकल कुछ हफ्तों तक इंतजार करने की बात कर रहे थे। मैंने अंकल से कहा, मैं आपके साथ आपके गाँव चलती हूँ, लेकिन मुझे वो शरबत जितनी जल्दी हो सके दिलवा दो। अंकल मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से घर में आ गए। मैंने पूछा, अंकल आप अपने दोस्त के घर लेकर जाने के बजाय यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो वो मुझसे कहने लगे, मेरा दोस्त यहीं एक कमरे में रहता है। यह कहकर वो मुझे उस घर के एक कमरे में ले आए। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंकल मुझे किसी शरबत बनाने वाले दोस्त के पास नहीं लेकर आए, बल्कि यहाँ अंदर शराब बनाई जा रही थी और मुझे इस वक्त उसे पीने की बहुत तलब हो रही थी। मेरा जिस्म पूरी तरह से टूट रहा था। मैंने अंकल से कहा, तुम मुझे जल्दी से एक गिलास पिलवा दो, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। तो इस बात को सुनकर अंकल मुझसे कहने लगे, तुम्हें शरबत तो दिलवा दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। यह सुनकर पहले तो मैं थोड़ी डर सी गई, मगर मेरी हालत तो इतनी खराब हो रही थी कि मैं उस अंकल की हर एक बात मानने को तैयार थी। मैंने कहा, ठीक है, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ, आप जल्दी से एक गिलास पिलवा दो। मेरी इस बात को सुनकर अंकल मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर आ गए और उनके हाथ में एक शरबत का भी साथ ले आए। मुझे उस कमरे में ले जाकर उन्होंने जो कहा वह सुनकर तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। एक गिलास शरबत के बदले मुझसे मेरे जिस्म की मांग कर रहे थे। मैंने अंकल से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके साथ अपने जिस्म का सौदा कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरे बाबा जैसे हो। अंकल मुझसे कहने लगे, अगर तुम यह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें यह शरबत नहीं दे सकता। मेरी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। अगर कुछ देर तक और मुझे शरबत नहीं मिलती तो मैं अपने पैरों पर ज्यादा वक्त तक खड़ी भी नहीं रह सकती थी। मैंने अंकल से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे पहले आप ये शरबत पीने दे। मेरी इस बात को सुनकर अंकल हल्का सा मुस्कुराते हुए उस गिलास को मेरे हाथों में थमा दिया और मैंने एक साथ ही वो सारा शरबत पी लिया। पीने के कुछ ही देर बाद मुझ पर ऐसा सुरूर चढ़ा कि मैं खुद को खुशी खुशी उनको सौंप दिया। ना जाने कितनी देर तक वो मेरे जिस्म से अपनी प्यास मिटाते रहे और उनके बाद उस कमरे में एक और भी शख्स आया और उसने भी अपनी प्यास मेरे जिस्म से बुझाई। मैं उनके सामने बेबस सी पड़ी रही, इसके अलावा कर भी क्या सकती थी? मेरा शरीर पूरी तरह दर्द से टूट रहा था। मैं उनके सामने मजबूर थी। जब उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्यास बुझा ली तो वापस मुझे कमरे से बाहर ले आए। जब मैंने दोबारा उनसे शरबत की मांग की तो मुझसे कहने लगे, अब तुम्हें शरबत नहीं मिलेगा। वो कोई शरबत नहीं बल्कि शराब थी जो तुम्हें नशे की लत लगाने के लिए पिलाई थी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से अपना बदला लेना चाहता था और आज मेरा बदला लेने का सपना पूरा हो गया। तुम सारी जिंदगी इस तरह ही तड़पती रहोगी। जब इस बात के बारे में तुम्हारी माँ को मालूम होगा तो उसे पता चलेगा इज्जत का चले जाना किसे कहते हैं। मैं इस बात को सुनकर चौंक उठी, हैरानी से अंकल के चेहरे की तरफ देखा और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मेरी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो मुझसे कहने लगे, आज से कुछ महीने पहले मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। जब मैं मदद मांगने के लिए तुम्हारी माँ के पास गया तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। तो मैं अपने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, कैसे जैसे मेरी बेटी का इलाज तो करवा लिया था, मगर साहूकार अपने दिए हुए पैसों को वापस लौटाने के लिए हम पर दबाव डालने लगा। मेरे पास साहूकार का कर्ज वापस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं दोबारा से तुम्हारी माँ के पास कुछ पैसे मांगने के लिए गया, लेकिन तुम्हारी माँ ने इस बार भी मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। जब मैं उनका कर्ज नहीं चुका सका तो उन्होंने मेरी बीवी को अगवा कर लिया।
और उसको जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिस कारण मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली। अगर उस दिन तुम्हारी माँ मुझे कुछ पैसे उधार दे देती तो आज मेरी बीवी जिंदा होती। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया था कि एक दिन तुम्हारी माँ से बदला लेकर रहूंगा। जब शराब ना मिलने की वजह से तुम चीखोगी तो तुम्हारी माँ को मेरे दर्द का मालूम होगा। वो अंकल मुझे यह कहकर उस घर में अकेले छोड़कर चले गए। मुझे शराब ना मिलने की वजह से मैं वहाँ पड़ी तड़प रही थी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया और उन्हें शादी से वापस आने का बोल दिया। अगली सुबह माँ वापस घर आई और मुझे इस हालात में देखकर बहुत घबरा सी गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैं पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। माँ को हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह देखकर मुझे फौरन पास ही के अस्पताल ले गई। जब मेरा चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं पूरी तरह से नशे की आदी हो चुकी हूँ। इस बात को सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थी। मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में इसी तरह तड़पती रही। कुछ महीनों के इलाज के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई और मुझे घर भेज दिया। जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मैंने माँ से उस अंकल की हर एक बात बता दी। यही नहीं, उस दिन के बाद वो अंकल हमें कहीं दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन अब मेरी माँ को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं खुद अपने ही हाथों मोटी होने के लालच में आकर अपने जिस्म को एक गिलास शरबत के बदले बेच आई थी। कभी कभार हम वक्त से मजबूर लोगों को मदद करने के बजाय यह सोच लेते हैं कि यह हमारे मदद के काबिल है भी या नहीं। उस दिन यही मेरी माँ ने किया था, जिसके किए की सजा आज मैं भुगत रही हूँ। लेकिन ऊपर वाले ने हमें अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया है, मगर फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करना नहीं चाहता। अगर उस दिन मेरी माँ अंकल को कुछ पैसे दे देती तो शायद आज ये सब मेरे साथ नहीं होता और ना ही अंकल की बीवी अपने हाथों मजबूर होकर खुदकुशी जैसा गलत रास्ता अपनाती।